हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम यूके ट्रिपल एस सी PYQ सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर डे 5 का। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नई औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2011 वर्ष की श्रृंखला में किस उद्योग को कोर सूची में शामिल नहीं किया गया? कोर सूची यानी कि कोर सेक्टर है। इंडिया में क्या है, एक कोर सेक्टर होता है जो हमारी क्या करता है, अर्थव्यवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान देता है। इस कोर इंडस्ट्री में हमारे 8 उद्योग आते हैं। ठीक है, और ये जो एक कोर क्षेत्र है ये क्या करता है, भारत के जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, उसमें 40.27% का योगदान देता है। यानी कि लगभग 41% जो है, जो इंडस्ट्री का योगदान है, वो सिर्फ इन 8 उद्योगों से आता है, इसलिए काफी इंपोर्टेंट होते हैं। तो इनके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको याद करने का तरीका भी देख लेते हैं और ये कौन कौन से वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले कोयला, कोयला, बिजली, कोयला क्षेत्र, बिजली क्षेत्र, इसी तरीके से कच्चा तेल, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, क्रूड ऑयल बोला जाता है, कच्चा तेल हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस जिसे बोला जाता है, ठीक है, प्राकृतिक गैस हो गई। इसी तरीके से इस्पात, इस्पात उद्योग, इस्पात उद्योग हो गया। ऐसे ही रिफाइनरी उत्पाद, रिफाइनरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, और हमारा उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, सीमेंट, नेचुरल गैस, स्टील, ठीक है, रिफाइनरी उत्पाद और उर्वरक। ठीक है, कोयला, बिजली, कच्चा तेल, सीमेंट, प्राकृतिक गैस, इस्पात, रिफाइनरी उत्पाद और उर्वरक, ये हमारे क्या है, 8 कोर क्षेत्र है। अब इनको याद करने का तरीका भी देख लेते हैं, इनको कैसे याद करना है। ठीक है, इनको याद करने के लिए एक लाइन याद रखनी है आपने, कोक, कोक होता है ना, कोक कोल्ड ड्रिंक जो होती है, कोक से इसी बीच, कोक से इसी बीच गैस उड़ी। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका है, कोक से इसी बीच गैस उड़ी। ठीक है, कोक से क्या हो गया, कोयला। ठीक है, कोक से क्या हो गया, कोयला। अगला जो कौ है, इससे क्या हो गया, कच्चा तेल। अगला कौ है, इससे क्या हो गया, कच्चा तेल। ठीक है, से क्या है, ये जोड़ने के लिए है, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर आता है इसी, ई से आ गया इस्पात, और सी से आ गया क्या, सीमेंट। ठीक है, और बी, बीच, बीच में से क्या है, बी है ना, बी से क्या आ गया, बिजली, गैस, गैस से क्या आ गई, प्राकृतिक गैस आ गई। ऊ से आ गया क्या, उर्वरक, और री से क्या आ गया, रिफाइनरी उत्पाद। ठीक है, तो कोक से इसी बीच गैस उड़ी, ये क्या है, हमारे 8 कोर लिस्ट में आ गए। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इनमें से कौन सा कोर सूची में शामिल नहीं किया गया है, कौन सा शामिल नहीं किया गया है? इसमें कोयला पड़ा, उर्वरक पड़ा, रसायन नहीं है इसमें। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, सी, यानी कि रसायन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। अब यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं और उनका क्षेत्र दे रखा है, सिमलीपाल, पन्ना, सुंदरवन और मानस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, इसको समझने के लिए मैप देख लेते हैं। मैप से समझेंगे तो हमें और नेशनल पार्क एकदम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या था, सिमलीपाल। सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है, ये आपका कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, जो सिमलीपाल है वो आपका कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। तो हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, सिमलीपाल आसाम में, तो पहला हमारा गलत हो गया। ठीक है, पन्ना, पन्ना कहाँ है, पन्ना आता है आपका छत्तीसगढ़ में नहीं, ये है मध्य प्रदेश में, MP में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, दूसरा भी हमारा गलत हो गया। तीसरा सुंदरबन उड़ीसा, सुंदरबन, सुंदरबन तो काफी फेमस है, ये कहाँ आता है हमारा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल के इलाके में आता है ना सुंदरबन डेल्टा, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है, मानस, मानस असम में पड़ता है। ठीक है, इनको देख लेते हैं, सिमलीपाल देख लिया, बाकी भी देख लेते हैं। सिमलीपाल आता है हमारा उड़ीसा में, पन्ना आता है हमारा मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश है। ठीक है,
पन्ना मध्य प्रदेश में, ठीक है। और अगला क्या पूछा था, मानस, मानस कहाँ है हमारा, असम में है। मानस और काजीरंगा ये कहाँ है, असम में है। मानस, सिमलीपाल, सुंदरबन, सुंदरबन कहाँ है हमारा, सुंदरबन है हमारा वेस्ट बंगाल में। यहाँ जो ये डेल्टा बनता है सुंदरबन डेल्टा ये है, और यही हमारा सुंदरबन नेशनल पार्क भी। इसी के साथ साथ कुछ और इंपोर्टेंट भी देख लेते हैं। ये है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, ठीक है, ये सब कहाँ के आते हैं, सतपुड़ा, ये सब मध्य प्रदेश में आते हैं। ऐसे ही ये गुजरात में आता है गिर नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान। लिटिल रन ऑफ कच्छ, कच्छ का रन राष्ट्रीय उद्यान, ये भी क्या है, गुजरात में आता है। ऐसे ही रणथंभौर, डेजर्ट, डेजर्ट तो क्लियर हो जाएगा राजस्थान में। रणथंभौर और सरिस्का ये कहाँ आते हैं, राजस्थान में, ठीक है। इसी तरीके से यूपी में क्या आता है, दुधवा कहाँ आता है, यूपी में आता है। और उत्तराखंड के क्या हो गए, फूलों की घाटी, कारवेट, राजाजी, ठीक है, ये सब उत्तराखंड के हो गए। गंगोत्री नेशनल पार्क, ये सब उत्तराखंड के। ऐसे ही ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क, एग्जाम में पूछा जाता है, ये कहाँ आता है हमारा, हिमाचल प्रदेश में। और ये किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये भी एग्जाम में आता है। किश्तवाड़ कहाँ आता है हमारा, अभी जम्मू एंड कश्मीर में। और हेमिस नेशनल पार्क है, हेमिस के सबसे बड़ा क्षेत्र है नेशनल पार्क में, इसमें काफी बड़ा एरिया है, ये आता है हमारा लद्दाख में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसके साथ कवर कर लिए, ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का चयन कीजिए, ठीक हो गया। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे क्या है, हमें क्या दे रखे हैं, अनुच्छेद 16, 17, 18, 21 दे रखे हैं। ये सारे के सारे अनुच्छेद क्या है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। मौलिक अधिकार याद करने के लिए मैंने तरीका बताया था, क्या है, सारे के सारे मौलिक अधिकार याद करने के लिए क्या करना है हमें, टोटल हमारे पास कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें से क्या है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया है, अब सिर्फ 6 है, ठीक है। मौलिक अधिकार याद करने के लिए क्या याद रखना है, एसएसबी, 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 डीएयू, एसएसबी, डीएयू। एस से समानता, 14 से 18 समानता हो गई। अगले एस से स्वतंत्रता, 19 से 22 स्वतंत्रता हो गई। बी से बलात्श्रम और बच्चों के लिए 23-24 इसके अंदर आते हैं। फिर धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28। फिर अल्पसंख्यक, ए से अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक क्या है 29 और 30 में। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये किसमें, 32 में। इस तरीके से हो गया। अब यहाँ क्या पूछा है, 16, 17, 18, यानी कि हमें किसके बारे में पूछा है, पहले वाले के बारे में और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। यानी कि समानता का अधिकार, समानता के अधिकार में कौन कौन से आते हैं, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। फटाफट से इनको समझ लेते हैं। 14 के अंदर क्या बोला गया है, विधि की समानता बोला गया, यानी कि लॉ के आगे समानता, संरक्षण, समानता और संरक्षण की बात की गई है। 15 में क्या बोला गया है, 15 में किसके बारे में, समानता के बारे में बात करी, कौन सी समानता, सामाजिक समानता। सामाजिक समानता यानी कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये 15 में दिया गया है। 16 में क्या दिया गया है, लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में, यानी कि जो नौकरियां होती हैं उसमें अवसर की समानता के बारे में दिया गया, और साथ ही साथ इसमें आरक्षण के बारे में भी प्रावधान है, ठीक है। SC ST के बारे में, OBC के बारे में भी प्रावधान है, ठीक है। 17, अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का अंत दिया गया है। 18 में क्या है, 18 में उपाधियों का अंत। उपाधियां जैसे अंग्रेज देते थे ना, उस टाइम पे क्या होता था, सर, राय बहादुर, ऐसी जो उपाधियां होती है, जो जन्मजात उपाधियां होती हैं, उनका क्या है, वो नहीं लेनी है, ठीक है, उनका निषेध किया गया है। हाँ, कर्म आधारित हो सकती है, जैसे भारत रत्न हो गया, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये दे सकते हैं, कर्म आधारित होते हैं। कोई अच्छा काम करता है देश में तो उसको भारत रत्न या पद्मश्री, पद्म विभूषण दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह की उपाधियां दी जा सकती है, लेकिन जन्म आधारित राय बहादुर, सर, ये सब नहीं दी जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से अब देख लेते हैं, तो क्या है, हमने 14, 15, 16, 17, 18 देख लिए। अब इसमें देखो अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 क्या बोल रहा था, 16 बोल रहा था अवसर की समानता, यानी कि लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में बात कर रहा है। तो 16 का क्या हो गया, लोक नियोजन में विषय में अवसर की समानता। 17 क्या है, 17 क्या बोलता है, अनटचेबिलिटी के बारे में, अस्पृश्यता के बारे में, यानी कि छुआछूत का विरोध करना है, अनुच्छेद 17 से ये हो गया। 18 क्या बोलता है, टाइटल, टाइटल का अबॉलिशन कर रखा है, उपाधियों का अंत कर रखा है, ठीक है, उपाधियां नहीं लेनी है, किसी तरीके की उपाधियां नहीं दी जाएंगी। इसमें फिर लास्ट है अनुच्छेद 21A, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी टाइम एग्जाम में आता है। अनुच्छेद 21A किससे है, शिक्षा के अधिकार से। किसकी शिक्षा के अधिकार से,
बेसिकली अनुच्छेद 21 जो है उसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल हैं। जब भी किसी अनुच्छेद के आगे ए बी सी लग जाता है तो उसमें क्या क्या होगा, कुछ ना कुछ संशोधन किया होगा। तो जो अनुच्छेद 21A है ये इसमें क्या है, सबसे पहले तो कौन सा संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था। इसमें किसके बारे में बात की गई है, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के बारे में बात करी गई है। उनको शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन भारत के उप प्रधानमंत्री बने, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, उप प्रधानमंत्री जो पद है अब तो डिसकंटिन्यू कर दिया है, अब तो कोई प्रधानमंत्री होता नहीं है, लेकिन कुछ नाम हमें याद रख लेने हैं, यही उप प्रधानमंत्री देते, 6-7 लोग हैं, ठीक है, उनमें से कुछ ये दे रखे हैं, ठीक है। तो एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे, सबसे पहले जो हमारे फर्स्ट थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है, जो हमारे पहले गृह मंत्री भी बने थे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है हमारे पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री, और अंतिम कौन बने थे, लास्ट, ये भी पूछा जाता है, लाल कृष्ण आडवाणी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी ये अंतिम उप प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद उप प्रधानमंत्री बनाना बंद कर दिया था, ठीक है। दो ये हो गए, ठीक है। और कौन रहे थे, मोरारजी देसाई, ये भी रहे थे, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, वाईवी चौहान ये भी रहे थे, और चरण सिंह ये भी क्या है प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है। तो 1 2 3 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल कृष्ण आडवाणी और एक और थे देवीलाल, ठीक है। टोटल इतने ही उप प्रधानमंत्री हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, टोटल 7 लोग प्रधानमंत्री रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कौन कौन से प्रधानमंत्री बने थे, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, वाईवी चौहान और चरण सिंह, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल में कौन सम्मिलित है। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में क्या है, अब यहाँ है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के लिए क्या था, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं, ऑल एक ब्रैकेट बनाना था, उसके अंदर एमपी और एमएलए डाल देने थे, जो जहां एमपी और एमएलए होते हैं, एमपी मतलब सांसद, एमएलए मतलब विधायक, सारे सांसद और विधायक किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में इसी तरीके से ऑल बनाना है और सिर्फ एमपी को डालना है, एमपी यानी कि सांसद, ठीक है, सांसद ऑल एमपी का मतलब क्या है, सारे सांसद, यानी कि लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। अब इसमें क्या होता है, कुछ सांसद राज्यसभा में जो है मनोनीत होते हैं वो भी भाग लेते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति बेसिकली लिंक किससे है, राज्यसभा से, तो राज्यसभा वाले सारे के सारे लोग भाग लेंगे, ठीक है, और लोकसभा के भी लेते हैं इसके निर्वाचन में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्वाचन मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं, संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य। अच्छा, अब उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में संविधान में कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक दिया गया है, अनुच्छेद 63 से 73 तक क्या है उपराष्ट्रपति के बारे में हमें संविधान में दे रखा है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। और पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो 1952 में आम चुनाव हुए थे, ठीक है, उसमें कौन बने थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनके नाम पे हम शिक्षक दिवस भी मनाते हैं 5 सितंबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है, छिपी बेरोजगारी या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। छिपी बेरोजगारी जो है ये इकोनॉमिक्स का टर्म है, ठीक है। छिपी बेरोजगारी आपने देखा भी होगा, जैसे गांव घर में क्या होते हैं, लोग खेती करते हैं। अब खेती के लिए क्या होता है, एक आदमी खेती कर रहा है, उसके साथ में 3-4 लोग और भी एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन जो खेती का काम है उस खेत में सिर्फ एक आदमी की जरूरत है, लेकिन क्या है टोटल लोग कितने लगे, 5 लोग लगे हुए। तो यही क्या है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब किसी काम को करने के लिए जरूरत से ज्यादा लोग हैं, ये क्या है, एक तरीका क्या है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। तो जो ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है ये पाई जाती कहाँ, हमारे कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, कृषि क्षेत्र या एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे हिडन एम्प्लॉयमेंट पाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अब इसमें क्या है, कुछ फसलें दे रखी हैं और पूछा गया है, क्वेश्चन में हमेशा ध्यान से पढ़ना है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, खरीफ की फसलें दे रखी है, रबी की फसलें, जायद की फसलें और एक मिश्रित खेती के बारे में बात करी। सबसे पहले देखते हैं खरीफ की फसलें। खरीफ, रबी और जायद। रबी, रबी, खरीफ और जायद, ठीक है। रबी की फसल कब बोई जाती है, ठंडे में बोई जाती है। ठंडे में बोई जाती है यानी कि कौन से महीने से, अक्टूबर से बोई जाती है। और कब काटी जाती है, फरवरी मार्च के आसपास काट ली जाती है। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल को पानी चाहिए होता है, ये कब बोई जाती है, मानसून में। मानसून की शुरुआत में बोई जाती है और मानसून खत्म होते होते काट दी जाती है, ठीक है। यानी कि जुलाई से लेके अक्टूबर तक मान सकते हैं। और इसके बीच में मानसून के रबी और खरीफ के बीच में, रबी और खरीफ के बीच में कौन सी फसल बोई जाती है, जायद की फसल बोई जाती है, ठीक है। जायद की फसल यानी कि अप्रैल, मई, जून, ठीक है। ये टाइम पीरियड भी याद रखना होता है, कभी एग्जाम में पूछ ले जाता है। अप्रैल, मई, जून में बोई जाती है। जायद की फसल में क्या आते हैं, जैसे एग्जाम्पल खरबूज, तरबूज, खीरा, ठीक है। ये सब क्या है, जायद की फसल में आते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है खरीफ की फसल में। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, बिल्कुल खरीफ की फसलें सारी की सारी। रबी की फसलों में आती है गेहूं, गेहूं, जौ, ज्वार, चना, तिलहन, ये सबसे है रबी की फसलें। जायद की फसलों में आती है क्या, चावल भी लिखा है इसमें, चावल भी कुछ हद तक बोल सकते हैं, उस टाइम पीरियड में रहता है, कभी जून में बोल देते हैं, थोड़ा आगे पीछे रहता है, तो इसलिए अब इंक्लूड कर रखा है, एग्जामिनर ने इंक्लूड कर रखा है, तो ठीक है, ये भी मान सकते हैं। मक्का, मूंगफली, सब्जियां और फल, जायद की फसलों में। वैसे इसमें चावल नहीं होना चाहिए, चावल क्या है प्रॉपर वैसे खरीफ की फसल है, लेकिन क्या आजकल 2-3 बार फसलें उगाते हैं साल में, तो इसलिए शायद इंक्लूड करो, ठीक है। मक्का, मूंगफली, सब्जियां, फल, ये सब क्या है जायद की फसल है। लास्ट ऑप्शन क्या पूछा, सही नहीं है। ये तीनों तो सही हो गए, कौन से सही नहीं है, मिश्रित खेती, कृषि उत्पादन के बिना पशुपालन। मिश्रित खेती में तो कृषि के साथ पशुपालन होगा तभी तो मिश्रित होगी, ठीक है। तो ये क्या है हमारा राइट आंसर, इसका क्या हो जाएगा, हमें कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया था, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हमें क्या दे रखे हैं, यहाँ कुछ हड़प्पा कालीन शहर दे रखे हैं और उनसे संबंधित तथ्य दे रखे हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर मैप में जाते हैं, ठीक है। इनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर मैप से समझेंगे इसको। सबसे पहले लोथल। लोथल क्या है, लोथल एकमात्र शहर था, एकमात्र शहर नहीं, सॉरी, एक बंदरगाह था, एक बंदरगाह था जो क्या है गुजरात में पड़ता है। लोथल कहाँ पड़ता है, आज के समय में गुजरात में पड़ता है, एक महत्वपूर्ण बंदरगाह क्षेत्र था ये, ठीक है। दूसरा है कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियां, ठीक है। यहां से क्या है, यहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक हो गया। धौलावीरा, धौलावीरा क्या है, धौलावीरा अभी क्या है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी डाला गया इसे, ठीक है। धौलावीरा से क्या मिले हैं, हड़प्पा कालीन लिपि के 10 विशाल आकार के संकेत समाविष्ट करने वाला शिलालेख मिला। धौलावीरा काफी इंपोर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। धौलावीरा में क्या क्या था, धौलावीरा में 3 क्षेत्रों में बटा हुआ था धौलावीरा जो शहर था, ठीक है। एक अमीर लोगों के लिए, एक लोअर क्लास लोगों के लिए, एक हाई, एक लो और एक मिडिल, ठीक है। हाई लोग क्या रहते थे, ऊंचे टीले बना के रहते थे, लोअर वाले मतलब नीचे जमीन में रहते थे, और एक बीच की क्लास भी थी। धौलावीरा क्या है, यहाँ 3 तरीके के 3 क्षेत्रों में बटा हुआ था जो हड़प्पा कालीन, ये एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, अगला बनवाली। बनवाली क्या है, यहाँ से हल्की टेराकोटा की मूर्ति मिली है, टेराकोटा की आकृति मिली है, ठीक हो गया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन देख लिया। अब इनको मैप से समझते हैं और साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी समझते हैं, ठीक है। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी, सबसे पहले तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है, सबसे पहले इस हड़प्पा की खोज हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है, ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी, दयाराम साहनी जी ने करी थी। कब करी थी, 1921 में। बहुत इंपोर्टेंट है, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में करी थी, ठीक है। अब जो हड़प्पा सभ्यता है कहां से कहां तक फैली थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस तरीके से बना लेना है, ठीक है। सबसे ऊपर थे इनका जो जगह थी वो कौन सी थी, मांडा। मांडा दिख रहा, जम्मू कश्मीर में मांडा सबसे ऊपर थी मांडा। सबसे दक्षिण में थी दायमाबाद। दायमाबाद जो है आज के समय कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ कहीं दायमाबाद पड़ता है, ठीक है, महाराष्ट्र में दायमाबाद, ठीक है। पूर्व में क्या था,
पूर्व में जो हड़प्पा सभ्यता फैली थी कहां तक फैली थी, आलमगीरपुर या आलमगीर नगर तक फैली थी, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और पश्चिम में फैली थी आपके क्या, सुत कांगड़ोर, ठीक है, सुत कांगड़ोर, ये आज पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्से में पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है, हड़प्पा सभ्यता कहां से कहां तक फैली थी। अब साथ में इसके हड़प्पा सभ्यता के कुछ इंपोर्टेंट शहर हैं उनको भी देख लेते हैं। ये है हड़प्पा, हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर है, इसको याद करने के लिए एक वर्ड याद रखना, हरा, हरा, हड़प्पा, हड़प्पा रावी नदी, हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर है, रावी नदी, ठीक है। तो ये है हमारा हड़प्पा की जगह, ठीक है, यहाँ पे लिखा रखा है रावी नदी के तट पर, ये रावी नदी, हड़प्पा रावी नदी के तट पर। ऐसे ही एक वर्ड और याद रखना, लोभी, हरा लोभी, लो से क्या है, लोथल, ठीक है, लोथल क्या है आपका, ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है, ये आपका दिख रहा है तटीय क्षेत्र, ये लोथल, लोथल किस नदी के किनारे है, लोभी, भी से क्या है, भोगवा नदी, लोथल किस नदी के किनारे है, भोगवा, हरा लोभी, इस तरीके से दो यह भी हमने याद कर लिए, ठीक है। ऐसे मोहनजोदड़ो भी देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो के लिए क्या है, मोसी, मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंध, हरा लोभी मोसी, हड़प्पा रावी, लोथल भोगवा, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या देख लिए, ऑप्शंस देख लिए। और साथ में ये है धोलावीरा, ये गुजरात में पड़ता है, ये 3 क्षेत्रों में बटा हुआ था, ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। और यहाँ सुतकांगेडोर जो हमारा क्या है, हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या के ढांचे में बढ़ी हुई कार्यशील जनसंख्या, यहाँ 2 वक्तव्य दे रखे हैं और उनके कथन और उसका कारण दे रखा है, कथन और कारण दे रखा है। तो देखते हैं, कथन में देखते हैं, जनसंख्या ढांचे में बढ़ी हुई कार्यशील जनसंख्या के परिणाम स्वरूप बढ़ते आर्थिक वृद्धि को जननांकी लाभ कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की जा रही है, ठीक है, जननांकीय लाभ की बात की जा रही है। अगर कार्यशील जनसंख्या बढ़ेगी, जब भी इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आते हैं उसको ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे तो क्लियर हो जाता है वो। जनसंख्या ढांचे में बढ़ी हुई कार्यशील जनसंख्या के परिणाम स्वरूप, कार्यशील जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, लाभ ही होगा, कार्यशील जनसंख्या बढ़ेगी तो अच्छा काम होगा, इकोनॉमी में फायदा होगा, जीडीपी में ग्रोथ होगी, ठीक है, जीडीपी में ग्रोथ होगी। तो क्या है, जनसंख्या ढांचे को अगर कार्यशील जनसंख्या में बढ़ जाए, कार्य सबको मतलब रोजगार मिल जाए, तो क्या होगा, इससे आर्थिक वृद्धि होगा और इससे क्या होगा, इसे जननांकी लाभ कहा जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, घटता हुआ जन्म दर जनसंख्या ढांचे को परिवर्तित करता है। अगर लोग नहीं रहेंगे तो क्या होगा, जनसंख्या कम होगी। अगर जन्म दर कम होगी, क्या है, इंडिया में क्या है, जन्म दर काफी ज्यादा है, ठीक है, इसलिए तो क्या है, जनसंख्या हमारी सबसे ज्यादा है अभी। तो इसका जो क्या है कथन, रीजन क्या है, वो भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कथन और रीजन दोनों सही है। अब साथ में इसके साथ कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जो जन्म दर है, जो जनगणना 2011 हुई थी उसके अनुसार जन्म दर, ये भी एग्जाम पूछी जाती है, ग्रामीण, शहरी और टोटल कुल जन्म दर कितनी है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जो जन्म दर थी वो 23.3% है, शहरी क्षेत्रों में 17.6% और टोटल काफी इंपोर्टेंट है, 21.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार ये हमारी जन्म दर रही है, ठीक है। ग्रामीण में 23.3%, शहरी में 17.6% और टोटल 21.8%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 अप्रैल 2023 को कौन सा यूरोपीय देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का सदस्य बना था। नाटो क्या है, नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको लीड कौन करता है, यूएसए लीड करता है, ठीक है। यूएसए क्या करता है, रशिया के अपोज में इसको लीड करता है, ठीक हो गया। नाटो में अभी कितने सदस्य हैं, अभी इसमें 32 सदस्य शामिल हो चुके हैं। ये 2023 का क्वेश्चन पूछा गया था। उस टाइम पे इसका जो नया सदस्य बना था वो कौन बना था, फिनलैंड बना था, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और ये बना था 31वां सदस्य, और 32वां कौन सा बना है, 32वां अभी स्वीडन भी इससे जुड़ गया है। तो अभी नाटो में कितने हैं, टोटल 32 सदस्य हैं। अब इसी के साथ साथ नाटो न्यूज में है तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाते हैं। नाटो की स्थापना कब हुई थी, 1949 में वॉशिंगटन डीसी में इसमें साइन किए गए थे नाटो में। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है, बेल्जियम में पड़ता है, ठीक है। नाटो का हेडक्वार्टर क्या है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में।
अब नाटो के अपोज में, नाटो क्या है, रसिया के अपोज में बनाया गया था, यानी उस टाइम पे यूएसएसआर के अपोज में बनाया गया था। तो यूएसएसआर ने भी एक क्या है संगठन बनाया था, एक संगठन बनाया था, एक पैक्ट बनाया था, वार्सा संधि। वार्सा संधि की थी नाटो के अपोज में। ये कब हुई थी? 1955 में। ये भी एक इंपोर्टेंट बन जाता है, तो ये भी हमने देख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, 10-10 क्वेश्चन के सेट कर रहे हैं और उसी के साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हैं। ये एक्सप्लेनेशन 20 से 25 मिनट के अंदर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में समय लग जाता है, ठीक है, तो 20 से 25 मिनट के अंदर हम कंप्लीट करते हैं। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।